हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेव वाइगोस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत टीच करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो 3 साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। एक तो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरे नंबर पे आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेकिन इसमें आप संज्ञानात्मक में सामाजिक या सांस्कृतिक अगर जोड़ दीजिएगा तो ये वाइगोस्की साहब का सिद्धांत बन जाता है। अगर हम इसको हटा देंगे ना सामाजिक को, तो फिर ये जीन प्याजे का बन जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, चूँकि जीन प्याजे साहब क्या करते थे कि वो जैविकीय जो तथ्य हैं यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो हैं वो उसकी ज़्यादा बात करते थे। तो उनका जो संज्ञानात्मक विकास में विकास पहले आता है, भाषा बाद में आती है। लेकिन जो वाइगोस्की साहब हैं वो क्या करते हैं, वो संस्कृति को, समाज को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनके अनुसार समाज संस्कृति ज़्यादा महत्व रखती है और उनके अनुसार भाषा पहले आती है और क्या, विकास बाद में होता है। ठीक है ना। उनका मानना है कि जब बच्चा समाज के परिवेश में रहेगा, स्कूल में जाएगा, नेबरहुड में जाएगा, ठीक है, यानी जब उसका सोशल सर्कल इंक्रीज़ होगा और वहाँ पे उस समाज के साथ, ठीक है ना, जब वो बच्चों के साथ में, समाज के साथ में, उस परिवेश में रहेगा और बच्चों के साथ में वो इंटरेक्शन करेगा, तो वहाँ पर वो ज़्यादा सीखेगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक्टिवली होगा और ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये लेव वाइगोस्की हैं तो इनका पूरा नाम क्या है। तो इसी बीच में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए 3 मनोवैज्ञानिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हर परीक्षा में आते हैं, जितने भी आपके शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाएं होती हैं। एक तो याद रखिएगा जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एक लेव वाइगोस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और एक जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जीन प्याजे के विकल्प के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वो मैं आपको टीच करूँगा, यू डोंट वरी। ठीक है, चलिएगा। तो और बाकी और भी सिद्धांत हैं वो मैं आपको टीच करूँगा। ये सिस्टमेटिक वे में मैं आपको यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ सब चीज़ें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो एरिक्सन का भी एक सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना, वो भी मैं आपको टीच करूँगा, यू डोंट वरी। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेव वाइगोस्की साहब हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उनका जन्म जो है वो किस ईयर में हुआ था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उनका जन्म किस देश में हुआ था, मतलब कहाँ के वो निवासी थे, ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। देखिएगा, तो लेव सिमकोविच वाइगोस्की का जन्म, तो इनका पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोस्की। ठीक है, तो इनका जन्म 1896 में सोवियत रूस में हुआ था। इनकी उम्र 37 वर्ष की थी जब 1934 में, और जून का महीना था जब इनकी डेथ हुई थी। तो हालांकि ये तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो 1934 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है। नंबर 2, इन्हें भी प्याजे की तरह रचनावादी व निर्माणवादी माना जाता है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को अधिक बल दिया। प्याजे ने बच्चे के सीखने के लिए मानसिक विकास एवं परिपक्वता पर अधिक बल दिया था, क्योंकि वो हर चीज़ को बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखते थे और उनका जो विकास है वो निश्चित क्रम में होकर चलता है। और उन्होंने बताया था कि जो विकास होता है वो डिसकंटिन्यूअसली चलता है, उनके अनुसार डिसकंटिन्यूअसली चलता है। उन्होंने कहा था कि जो पहली स्टेज होती है उसमें इतना होगा, दूसरी में इतना होगा, तीसरी में उतना होगा, और पहली अवस्था में बच्चे के अंदर ये गुण विकसित होंगे। इस तरीके से उन्होंने 4 स्टेजेस में उनके विकास के, अपने पूरे के पूरे विकास के जो स्टेज थी और जो उसका एक क्रम था, एक है ना, तो उसको उन्होंने 4 उसमें बांटा था। जबकि जो वाइगोस्की साहब हैं वो समाज की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे, ठीक है ना, प्राइवेट स्पीच की बात करेंगे, इनर स्पीच की बात करेंगे, इसके फोल्डिंग की बात करेंगे, आपके साथ में जेडपीजी की बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल स्टूडेंट, ये इट्स ए गेम ऑफ ओनली 5 मिनट्स। वाइगोस्की की थ्योरी को समझना केवल एक 5 मिनट्स का गेम है। आप देखिएगा मैं आपको कितने एक मैजिकल तरीके से आपको ये थ्योरी कराता हूँ स्टूडेंट, आपको मज़ा आने वाला है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और यूट्यूब में आप यूं ही हमें बताते रहिएगा मैसेज करके कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। चलिएगा, आगे चलिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, तो प्याजे
पियाजे ने बच्चे के सीखने के लिए मानसिक विकास एवं परिपक्वता पर बल दिया, उन्होंने सामाजिक एवं संस्कृति पर बल नहीं दिया। उन्होंने संस्कृति की और समाज की बात तो बिल्कुल नहीं की है, यही उनका एक नेगेटिव पॉइंट भी रहा है और यह इसी पॉइंट को लेकर उनकी आलोचना भी की गई है। वाइगोस्की के सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है। एक तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, नंबर 2 सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक बात एक ही है। विकास का सिद्धांत और उसको हम सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं, बात एक ही है स्टूडेंट। यानी कई बार नाम कुछ भी आ जाए, यानी ये सब सिद्धांत रहेंगे किसके बैनर के नीचे? वाइगोस्की। ये सब वाइगोस्की से संबंधित हैं। जहाँ पर, और मैं आपको एक पासवर्ड दे रहा हूँ स्टूडेंट, जहाँ भी आपको सामाजिक संरचना की बात आ जाए, जहाँ पर आपके सामने संस्कृति की बात आ जाए, ठीक है ना, भाषा की बात आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो वाइगोस्की साहब की थ्योरी है, राइट। चलिएगा, अब हम देखते हैं इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु सामाजिक अंतःक्रिया है, क्योंकि बच्चे जितने ज़्यादा समाज के संपर्क में रहेंगे और उनके बीच में रहकर वो अंतःक्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का विकास होगा, मानसिक विकास होगा, भाषा का विकास होगा। इस तरीके से उन्होंने बताया, और उन्होंने भाषा को पहले बताया है कि भाषा का विकास होगा और भाषा के बाद में ही उनका मानसिक विकास होगा। उन्होंने जो मेन मुद्दा बनाया है अपनी थ्योरी का, वो भाषा को बनाया है और समाज को बनाया है। और उन्होंने किसको बनाया है? उन्होंने संस्कृति को बनाया है। चलिए क्रम वाइज पढ़ते हैं इस थ्योरी को, देखते हैं क्या क्या है। बड़ी मज़ेदार थ्योरी ये है। उन्होंने सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले संज्ञानात्मक विकास संबंधित 3 संप्रत्यों का उल्लेख किया है। नंबर 1 वास्तविक विकास स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। बालकों के संज्ञानात्मक विकास के वास्तविक स्तर से तात्पर्य उस स्तर से है जहाँ तक बच्चा बिना किसी दूसरे की सहायता प्राप्त किए अपने कर्म यानी भली भांति कर लेता है, अपने काम को बिना किसी यानी अपने आप कर लेता है, अपने विवेक से कर लेता है, अपनी क्षमता से कर लेता है, अपनी सूझबूझ से कर लेता है। इसका मतलब वहाँ पर उन्होंने वो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है। और इस प्रथम स्तर को विकास का वर्तमान स्तर यानी प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट कहा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने वाइगोस्की साहब ने 3 लेवल बताए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है स्टूडेंट, देखिएगा। नंबर 2 संभावित विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यह संज्ञानात्मक विकास का वह संभावित स्तर है जिस स्तर तक की मानसिक क्रियाओं को बालक स्वयं इंडिपेंडेंटली तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अन्य अनुभवी व सक्षम वयस्कों के मार्गदर्शन सहायता प्राप्त करके उन क्रियाओं को करने में सफल होते हैं। देखिए, अगर मैं पहले स्टेज की बात करूंगा तो इन्होंने लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की बात की है, तो ये प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ही ज्ञान से, अपनी ही स्तर से किसी भी समस्या का हल निकाल लेता है, ठीक है ना, उसे बिना किसी की सहायता के वो अपने आप कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो सेल्फ कर रहा है, और यहाँ पे इसमें ये होता है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली कर तो लेता है, लेकिन यहाँ पे वो अकेले नहीं कर पाता, उसे किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने इस लेवल को लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट का लेवल बताया है। और तीसरा निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वाइगोस्की की थ्योरी के लिए। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे 1 लाख वीडियो भी आप देखेंगे तो इतने डिटेल में आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी होगी आपसे। चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा, वाइगोस्की ने वास्तविक स्तर तथा संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहकर संबोधित किया है। निकटस्थ विकास के क्षेत्र से उनका तात्पर्य उन जटिल कार्यों की परिसीमा रेंज से है जिन्हें बालक अकेले इंडिपेंडेंटली तो नहीं कर पाता, परंतु वह उन कार्यों को अन्य अनुभवी व्यक्तियों या साथियों की मदद से कर पाता है। तो चलिएगा, अभी तो हमने थोड़ा सा इसका प्रीव्यू ले लिया है, अब हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, इनकी थ्योरी को जानने के लिए सबसे पहले हमें इनकी कुछ टर्म्स जाननी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आती है इनके लिए, इनके सिद्धांत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, MKO। MKO का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब दूसरा ज्ञानी ज़्यादा। इनका मानना है कि हम कभी भी उसी व्यक्ति से वो कोई चीज़ सीख सकते हैं जो हमसे कोई बात
ज़्यादा जानता हो। अर्थात हम उस व्यक्ति से कैसे सीख सकते हैं जो हमसे कम बात जानता है, अर्थात हम उसी इंसान से बात सीखेंगे जो हमसे ज़्यादा जानता है। अब वो ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं, और यहाँ तक वाइगोस्की साहब तो कहते हैं, क्योंकि समाज की बात करते हैं, और ये यहाँ तक कहते हैं कि जब हम कहीं यात्रा पे जा रहे होते हैं और रास्ता भूल जाते हैं तो हम किसी ऑटो रिक्शा वाले भैया से भी पूछ लेते हैं कि भैया आप मुझे रास्ता बता दीजिएगा। भले ही आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन रास्ते की जितनी जानकारी ऑटो रिक्शा वाले के पास होती है, हमारे और आपके पास नहीं होती, क्योंकि वो रास्तों में ज़्यादा एक्वेंटेड होता है, रास्तों से परिचित होता है। और इसीलिए यहाँ पे वाइगोस्की साहब कहते हैं उनका मकसद यहाँ एजुकेशन से नहीं है। इस बिंदु को लेकर उन्होंने कहा कि बच्चा किसी भी चीज़ को, कोई भी इंसान दुनिया के अंदर कोई भी अपनी जानकारी को बढ़ा सकता है, केवल उस व्यक्ति से वो ज्ञान ले सकता है, सीख सकता है जो उससे उस क्षेत्र में अधिक जानकारी रखता हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और अगर हम कम ज्ञान वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो हम उससे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, राइट। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप हमेशा अपने से ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति के संपर्क में जाइएगा, डेफिनेटली वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ये वाइगोस्की साहब कहते हैं। आगे चलिएगा। वाइगोस्की के अनुसार विकास समाज का परिणाम होता है। हम उसी व्यक्ति से कुछ सीख सकते हैं जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, अर्थात किसी भी क्षेत्र में, विषय में हमसे अधिक जानकारी, ज्ञान रखता हो। वो हमारे माता पिता या कक्षा में कोई बुद्धिमान बच्चा भी हो सकता है, या वो कोई हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो MKO आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, बड़ा मज़ेदार ये टॉपिक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इट्स ए गेम ऑफ 1 मिनट ओनली। देखिएगा, वाइगोस्की खेल पर अधिक बल देते हैं। कुछ बच्चों को खेल खिलवाया जा रहा था। एक बच्ची एक हाथी के 4 पैरों को सही क्रम में जोड़ने का प्रयास कर रही थी। वह बच्ची पहला, दूसरा, तीसरा पैर तो ठीक प्रकार से जोड़ने में सफल रही, परंतु चौथे पैर को जोड़ने में भ्रमित हो गई। उसने चौथा पैर उल्टा जोड़ दिया, राइट। देखिएगा, बच्ची के द्वारा स्वयं किया गया प्रयास क्या है कि उसने 3 पैर बिल्कुल देखो सीधे जोड़े हुए हैं। कोई खेल है, गेम है, इट्स ए गेम, यस, कम ऑन। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे ये जो चौथा पैर है, ये उस बच्ची ने, यहाँ बच्ची भ्रमित है और उसने इस पैर को उल्टा जोड़ दिया है। और ये गेम की बड़ी महत्वता ये बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को आप स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, अब यहाँ पर इस बच्ची को इस पैर को सीधा करने के लिए, अर्थात ये बच्ची का क्या है, ये बच्ची का एक लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जो ये बीच का एक गैप आ गया है, इस गैप को पूरा करने के लिए, अब ये गैप कैसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे अधिक नॉलेज रखता हो, आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो। तो अब आपको यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, अर्थात यहाँ पर इस पैर को उल्टा जोड़ा है। अब यहाँ पर आपको मिले हैं MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। अब कोई एक वयस्क व्यक्ति मिल गया, वयस्क की सहायता से आपने इस गैप को पूरा कर दिया है और आपने यहाँ पर इसको, यहाँ पर चारों पैरों को अब ठीक जोड़ दिया है। 3 पैर आपने सही जोड़े तो ये आपका स्वयं का प्रयास था। आप यहाँ पर, एक बच्ची यहाँ पर आकर भ्रमित हो गई, तो बस यहाँ पर वाइगोस्की साहब ने बच्चों को गेम खेलने के लिए दिया था। और जब वह, अब देखिएगा मज़ेदार बात, जब वह बच्ची हाथी का एक पैर उल्टा जोड़ती है तो उसी समय वाइगोस्की उस बच्ची के पास जाते हैं, उस बच्चे को बताते हैं कि बेटा इस पैर को सीधा करके इस प्रकार जोड़ो, और वो बच्ची इसको उल्टे से सीधा करके जोड़ देती है। तो यहाँ पर वाइगोस्की ने क्या रोल अदा किया, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है ना, इसको सपोर्ट दी। अब देखिएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु। शुरुआत में बच्ची को कोई मदद नहीं दी गई, मदद समस्या के बीच में दी गई, क्योंकि 3 पैर तो उसने अपने आप जोड़े हैं तो वहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब समस्या के बीच में 3 पैर के बाद वो चौथा पैर उसने उल्टा जोड़ा, तो वहाँ पर जो गैप था, राइट, तो उसको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए किसी मदद की आवश्यकता थी। तो जब बच्चे को उस अंतराल में एक मदद दी जाती है किसी MKO के माध्यम से, राइट, तो वही क्या कहलाता है क्षेत्र,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको हम निकट विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जहाँ बच्ची भ्रमित या उलझ गई थी वहाँ से उसके लक्ष्य के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए मदद दी गई, और संभावित निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD बच्चे के समस्या समाधान के द्वारा, या देखिएगा बच्चे के समस्या समाधान के द्वारा बीच में उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य की दूरी का खाली क्षेत्र जिसे MKOS की सहायता से भरा जाता है, यह प्रक्रिया ZPD कहलाती है। अर्थात जब एक बच्चा बीच में कंफ्यूज हो गया और वो वहाँ पे समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ, वहाँ पर उसे किसी सपोर्ट की, हेल्प की आवश्यकता है, तो उसके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि वो लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा, जब उसे वहाँ पे उसकी सही जानकारी होगी लेकिन वहाँ पे वो कंफ्यूज है। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसे किसी गाइड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर दी गई मदद, राइट, तो ये मदद क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये ZPD कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, ये दोबारा देख लीजिएगा। संभावित निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD बच्चे के समस्या समाधान के द्वारा बीच में उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य की दूरी का खाली क्षेत्र जिसे MKOS की सहायता से भरा जाता है, यह प्रक्रिया ZPD अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिएगा अब देखिएगा इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये ग्रीन जो आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी अवस्था है, विकास का वर्तमान स्तर बालक किसी की सहायता के बिना कार्य कर सकता है। प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जब 3 पैर बच्चे ने जोड़े थे तो क्या उसे किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी स्टूडेंट? नहीं पड़ी थी। बस ये उसी कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है, ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये लेवल है प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद में वो एक चौथे पैर पर आकर अटक गई थी, और उसको वाइगोस्की साहब ने वहाँ पर जब देखा कि वो अटक गई है और उसे किसी सहायता की ज़रूरत है, उसको इसके फोल्डिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए वो पहुँचे थे। और इस गैप को अब देखिए, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, ये कन्फ्यूजिंग क्षेत्र है, और ये लक्ष्य है यहाँ पर एक बच्ची का कि उसे यहाँ तक तो वो पहुँच गई है, अब उसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, मगर वो यहाँ पर पहुँचेगी कैसे, जब उसे कोई मदद दी जाएगी। और मदद देने वाला कौन होगा? वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर, राइट, ज्ञानवान होगा, उससे अधिक नॉलेज रखने वाला होगा। बस यही क्षेत्र जब मदद दी गई है तो यहाँ पर देखिएगा MKO की सहायता से कार्य कर सकता है बच्चा यहाँ पर, और ZPD इसी क्षेत्र की मदद जब देने के बाद में वो बच्चा मंजिल तक पहुँच जाता है। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो आपके पास एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र बालक की क्षमताओं के विकास की पहुँच के बाहर है, यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। आगे भविष्य में इंसान बहुत सारे काम करता है, एक बच्चा है, जब वो बड़ा होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका विकास होगा, उसकी एजुकेशन का ग्राफ बढ़ेगा, उसकी कक्षाएं जो है बढ़ती चली जाएंगी, तो इसी हिसाब से उस बच्चे का जो समस्याओं का साइज़ है वो भी बढ़ेगा। तो इसी प्रकार वो, यानी ये जो पूरी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं वो सॉल्व करेगा, कुछ वो अपने आप करेगा, लेकिन कुछ समस्याएं उसके सामने ऐसी भी आएंगी जो वो अपने आप नहीं कर पाएगा, तो फिर वहाँ उसे इसके फोल्डिंग की ज़रूरत होगी, वहाँ उसे MKO की आवश्यकता होगी, यानी किसी ज्ञानवान व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उससे ज़्यादा अधिक ज्ञान रखता होगा, राइट। तो इस क्षेत्र को कहते हैं कि ये लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है। यह क्षेत्र बालक की क्षमताओं के विकास की पहुंच के बाहर होता है, और यहाँ वो या तो वो स्वयं पहुंचने का प्रयास करेगा, जब वो प्रयत्न करता रहेगा, प्रैक्टिस करके पहुंचेगा, या फिर वो किसी की मदद से यहाँ तक पहुंचेगा। देखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके सामने आ चुका है। उपरोक्त ग्रीन सर्कल बच्ची की क्षमता सीमा को दर्शाता है, जबकि येलो कलर बच्ची के लक्ष्य को दर्शाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति को
बच्ची तभी कर पाएगी जब उसे MKO अर्थात किसी वर्क से सहायता मिलेगी, राइट। चलिएगा स्टूडेंट, मैं आपको और डिटेल क्लियर कर देता हूँ। आपको किसी भी वीडियो में इतना डिटेल में नहीं मिलने वाला है। ये बहुत मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं और बहुत ही कलेक्शन किया गया है, और ये एनसाइक्लोपीडिया से उठाए गए सब पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। ये जो मार्केट में गाइड आती हैं स्टूडेंट, वहाँ से आप मत पढ़िएगा, उनमें बहुत ही शॉर्ट मैटर मिलेगा आपको। किताबों से नोट्स मत बनाइए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो किताबों से नोट्स बना लेते हैं, आप उनको मत पढ़िएगा, उनमें कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा वहाँ पे आपका, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, ZPD से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करेंगे यहाँ पर। ZPD की सहायता समस्या के बीच में दी जाती है। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये मैं आपको इतना शॉर्ट ट्रिक में करवा दूंगा स्टूडेंट, आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। ZPD की सहायता समस्या के बीच में दी जाती है। नंबर 2, ZPD में दी गई सहायता स्थायी होती है। मान लो कि वह बच्ची पुनः उस हाथी के चारों पैरों को जोड़ने में दोबारा अटक जाती है, उसे तुरंत दी गई मदद का ज्ञान याद आ जाता है, वह स्वयं ही अपनी भूल को सुधार लेती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ZPD में दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि जो ZPD के द्वारा ज्ञान दिया जाता है कि वो स्थायी होता है कि अस्थायी होता है, ये स्थायी ज्ञान होता है। और ये कभी भी याद रखिएगा, ये बच्चे को शुरुआती मदद नहीं होती, ये बच्चे को अटक जाने पर बीच में, समस्या के बीच में मदद दी जाती है। जब बच्चा अटक जाता है तो याद रखिएगा, इसी को हम ZPD कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि किताबों में आपको कंफ्यूज कर देगा ये पॉइंट कि तो इसके फोल्डिंग होता है, ZPD होता है, इसको सिनोनिम बताया गया है। ये सब आपको कंफ्यूज करेंगे और निश्चित रूप से आपका पेपर कलर गलत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ लीजिए, यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करिएगा। ये बहुत ही विश्वसनीय एक चैनल आपके बीच आकर खड़ा हो गया है और आप इस पर 100% विश्वास कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं। चलिएगा, एक एक वीडियो को तैयार करने में 10-15 घंटे हमारे लगते हैं स्टूडेंट। चलिएगा स्टूडेंट, इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके फोल्डिंग क्या होता है। इसके फोल्डिंग, जब किसी बच्चे को समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में कोई मदद दी जाती है, उसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। मान लीजिएगा, देखिए एक बच्चा है, वो शुरुआत में चलना सीख रहा है। अब स्टार्टिंग में ही उसकी मम्मी ने क्या किया कि उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया, फिर बाद में अपना हाथ उससे हटा लिया। इसका मतलब वो तब तक दी जाती है कि जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, और जब माँ को ये विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चा अब मेरी बिना हेल्प के चल सकता है, फिर वो उसका हाथ छोड़ देती है और उसे अपने आप ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे इंस्पायर करती है कि मेरा बच्चा सेल्फ डिपेंड बन जाए। ठीक है, चलिएगा बात करेंगे यहाँ पर। और ये अस्थायी होती है। स्थायी कहाँ होती है? ये तो आपने, बच्चा ने खुद चलना सीख लिया तो आपने 2-4 कदम उसका उंगली पकड़ा और चलाया उसे, उसके बाद में वो खुद चलना सीख गया, उसके बाद में अपने हाथ हटा लिया। इसका मतलब जो हेल्प किसी बच्चे को किसी भी सवाल को हल करने में, इसी प्रकार अब एजुकेशन में भी इसका रोल है, क्योंकि शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ये बल देते हैं। और यहाँ पर जो इनकी शिक्षा की प्रणाली है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बाल केंद्रित है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर फोकस करते हैं ये। और इनके अनुसार जो विकास है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि जीन पियाजे के अनुसार डिसकॉन्टिन्यूअस है। और अगर मैं ब्रूनर की बात करूँगा तो उनके अनुसार वो स्पाइरली चलता है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, यू डोंट वरी। चलिएगा स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई भी एक टीचर बच्चे को शुरुआती उसमें कोई भी लेटर लिखना सिखाती है तो उसका हाथ पकड़ के सिखा रही है। अर्थात शुरुआत में जब कोई मदद दी जाती है किसी बच्चे को किसी काम को सिखाने के लिए, तो वो इसके फोल्डिंग कहलाती है, ढांचा निर्माण कहलाती है। और अगर बीच में, समस्या के बीच में अगर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बच्चे को कोई मदद दी जाती है तो वो ZPD कहलाती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। वो मदद स्थायी होती है और ये मदद अस्थायी होती है। और ये मदद समस्या के शुरुआत में दी जाती है, वो समस्या के बीच में दी जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, यदि कोई बच्चा स्वयं खड़ा नहीं हो पाता तो उसकी माँ पहले उसे उंगली पकड़कर खड़ा करती है। इसके बाद बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो जाता है। शुरुआत में दी जाने वाली सहायता को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब इसके फोल्डिंग में भी रोल किसका है? इसके रोल दोनों में जो है MKO का है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड आपको कौन करेगा? जो आपसे ज़्यादा
जो आपसे ज़्यादा समझदार होगा, जो आपसे ज़्यादा ज्ञानवान होगा, जो आपसे अधिक जानकारी रखता होगा, वही तो आपको गाइड कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम के ओ दोनों ही में काम करेगा, जेड पी डी में भी काम करेगा और यहाँ पे भी काम करेगा। हेल्प तो वही करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके फोल्डिंग कौन दे रही है, माँ दे रही है, लेकिन वो शुरुआत में दे रही है, ठीक है, लेकिन वो अस्थाई है। लेकिन वहाँ पे भी एम के ओ की हेल्प से उसको गाइडेंस दिया जा रहा है, सपोर्ट दी जा रही है, लेकिन वो समस्या के बीच में दी जा रही है और वो स्थायी है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वाइगोस्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विकास बाद में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे का खुद से बात करना अपने कार्य को दिशा देना है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आते हैं कि एक करीना नाम की या नजमा नाम की एक बच्ची है, वो अपना एक खिलौना या कोई मतलब पहेली सुलझा रही है और वो कहती है कि नहीं, मैं ये पीले वाले कलर का जो पार्ट है मैं यहाँ पर जोड़ूंगी, तो ऐसा जोड़ने से मेरा जो जूता है ये पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं, अंतर्मनन करते हैं, इंटरलाइजेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर सोच विचार करते हैं और वो अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये वाइगोस्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जब वो बात करते हैं तो वो बात करने से अपने काम को दिशा दे रहे होते हैं। क्लियर, अपने आप से बात करके कि अब मैं ये वाला, अब एक बच्चा है मान लीजिए मिट्टी का कोई घर बना रहा है, तो वो अपने आप से बात करता है, भाई मैं इसकी खिड़की नहीं यहाँ लगाता हूँ, ये ठीक रहेगी, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ये वाला यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, चलो इसका दरवाज़ा मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगाता हूँ, इसमें ये वाला कलर भरते हैं, नहीं ये वाला भरता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब वो बात करता है, इसका मतलब वो ऐसा करके वो अपने काम को दिशा दे रहा होता है, राइट। चलिएगा, तो इसे वाइगोस्की व्यक्तिगत प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। जीन प्याजे तो इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। इतना फ़र्क है, देखिएगा, ठीक है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। लेव वाइगोस्की की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लैंग्वेज एंड थॉट है, ये भी मैंने आपको बताया है, पॉइंट नोट कर लीजिए। बालक में हर प्रकार के विकास में समाज का विशेष योगदान रहता है। समाज में अंतः क्रिया के फलस्वरूप ही बालक में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। बाल्य अवस्था में बच्चों के स्कूल जाने से उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, वाइगोस्की का मानना है। और वाइगोस्की के सिद्धांत को निहितार्थ अगर हम करते हैं तो सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार व अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, राइट। तो ये देखिएगा, ये पारस्परिक जो रेसिप्रोकल टीचिंग है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आपको बताएंगे जो कॉर्पोरल और एक कोऑपरेटिव जो हमारे अधिगम होते हैं, मतलब एक तो होता है कॉर्पोरल लर्निंग और एक होती है कोऑपरेटिव लर्निंग, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उसको हम सहकारी अधिगम कहते हैं, उसको हम सहयोगी अधिगम कहते हैं, दोनों में अंतर है। ये पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, बालक में हर प्रकार के विकास में समाज का विशेष योगदान रहता है। समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही बालक में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। बाल्यावस्था में बच्चों के स्कूल जाने से उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। वाइगोस्की के सिद्धांत को अगर हम निहितार्थ करते हैं तो सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार वे अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। नंबर 11, बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। वाइगोस्की की हम अगर बात करें तो वो समाज और संस्कृति की बात कर रहा है। देखो संज्ञानात्मक में अगर आप यहाँ से हटा दीजिएगा संस्कृति तो फिर ये किसका बन जाएगा, फिर ये जीन प्याजे साहब के पाले में चला जाएगा। आगे देखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा तो इट विल बी वेरी इजी टू लर्न, ओके वेल। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। इसके फोल्डिंग सहारा, इसका अर्थ है जब बच्चा की समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो यह प्रक्रिया इसके फोल्डिंग कहलाती है। शुरुआती व स्थायी सहायता होती है। क्लियर हो गया ना। चलिएगा नंबर 14, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में मानसिक संज्ञानात्मक विकास पहले दिन से ही नहीं होता, बल्कि वह धीरे धीरे आत्मसात ग्रहणता यानी इंटरलाइजेशन के द्वारा होता है। इसके द्वारा बच्चे सहयोगात्मक अधिगम करते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं स्टूडेंट, नंबर 16 देखिएगा। वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की जो भाषा एवं चिंतन को
भी महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। इनका मानना है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहारों को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जब अपने मन में बोल कर अपनी काम को डायरेक्शन भी देता है, वो मैंने आपको बताया था, उसे प्राइवेट स्पीच भी इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए, उसको इनर स्पीच भी कहते हैं। ये जब आत्म नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक भाषण या इनर स्पीच या निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच भी कहा जाता है। कहीं भी आपको आंतरिक भाषण या निजी भाषण दिख जाए पेपर में तो वाइगोस्की पे टिक लगा दीजिएगा। राइट, चलिएगा, ये इसका की। अब मैं आपको इसके कुछ टैग वर्ड्स बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके सामने आ गया है। पैडागोजी में आपको केवल ये 11 पॉइंट याद रखने हैं। वाइगोस्की के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए, भाषा परस्पर बातचीत विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का है। विकास का मूल आधार अंतःक्रिया है। समाज सामाजिक गतिविधियों, पारस्परिक शिक्षण, सहयोगात्मक अधिगम, सामाजिक अंतःक्रिया, पारस्परिक क्रिया, सांस्कृतिक परिवेश, आंतरिक भाषण इनर स्पीच या निजी भाषण प्राइवेट स्पीच। ये वर्ड कहीं भी आपको दिख जाए, आप आंख बंद करिए और टिक लगा दीजिए वाइगोस्की। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी कार्ड साथ है। आगे चलिएगा। वाइगोस्की के जेडपीडी निकट विकास क्षेत्र में खेल का योगदान। वाइगोस्की ऐसा मानते हैं कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। क्लियर, ये इसका ज़्यादा मतलब खेल को ज़्यादा अहमियत देते हैं यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो खेल पर महत्वता दी है वो वाइगोस्की ने दी है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। खेल के दौरान जो कल्पित स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं वे बच्चे के व्यवहार को एक खास तरह के नियंत्रण करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं। खेल व्यवहार को संगठित करता है। नंबर 3, उनके अनुसार खेल संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके 3 डोमेन होते हैं, आपको मालूम है। एक तो आपका संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र होता है, एक भावनात्मक विकास का क्षेत्र होता है, एक सामाजिक का होता है ना। ठीक है, तो ये 3 डोमेन में यहाँ पे काम हो रहा है। हालांकि वो एक फिजिकल है, वो एक अलग हम बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे हम केवल कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम उनके अनुसार यानी जो वाइगोस्की साहब हैं उनके अनुसार जो 3 डोमेन हैं विकास के, उनको बढ़ावा मिलता है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मतलब इस क्षेत्र का जो विकास होता है वो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार होता है। तो वहाँ पे आपको जीन पियाजे और आपको यहाँ पे वाइगोस्की का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे समाज की बात आ रही है तो आप याद रखिएगा यहाँ पे तो 100% वाइगोस्की का नाम आएगा। ठीक है, इस तरीके से खेल संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के अलावा स्कूल संबंधी कौशलों को भी लाभ पहुँचाते हैं। वाइगोस्की के अनुसार खेल विकास क्षेत्र को निम्न 3 प्रकार से प्रभावित करता है। नंबर 1, खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। नंबर 2, खेल आत्म नियंत्रण के विकास में सहायता करता है। नंबर 3, खेल कार्यों पर वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। राइट, चलिएगा। अब देखिए जेडपीडी में खेल का योगदान। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम व अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल में की गई नई विकासमान दक्षताएं जो होती हैं वो पहले प्रकट होती हैं। अतः आगामी संभावनाओं की भविष्यवाणी के लिए खेल जितना उपयुक्त है उतना अक्षर पहचानने जैसी एकेडमिक गतिविधियां नहीं। आप कोई भी चीज़ बच्चे को एकेडमिकली सिखाइए और आप उसे खेल की फॉर्म में सिखाइए, बच्चा उसको ज़्यादा एक्टिवली होकर जो है कैच करेगा और वहाँ पे सीखना जो है वो एक्टिवली होगा और बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक है, वो ज़्यादा मतलब स्थायी ज्ञान रहेगा और ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। खेल में बालक अपने सामान्य स्तर से ऊपर छलांग लगाने को तत्पर रहता है। खेल में बच्चे रुचि लेते हैं। जिस कार्य को बच्चे रुचि लेकर सीखते या करते हैं उसका परिणाम सकारात्मक रहता है। खेल बच्चों को शिक्षा देने की पहली सीढ़ी है। बच्चों को खेलों के माध्यम से ही शिक्षा देनी चाहिए। क्लियर, आगे देखिएगा स्टूडेंट। वाइगोस्की का शैक्षिक आशय मतलब एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग, इस शिक्षण विधि का उद्देश्य है पठन बोध यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव को बढ़ावा देना है। इसके अनुसार उत्तम शिक्षण वह है जिसमें एक शिक्षक व 2 या 2 से अधिक छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह यानी कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बनाते हैं। इसमें छात्र विषय वस्तु पर गहराई से विचार करते हैं। अध्यापक इस विधि से प्रश्न करना
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि जो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंतर्गत ये आती हैं। एक तो उसमें अध्यापक क्या करता है, इस विधि के अंतर्गत प्रश्न पूछता है, स्पष्टीकरण करता है चीज़ों का, है ना, क्लैरिफिकेशन देता है, सारांश बताता है ना, उसको समराइज़ करता है और उसका पूर्वानुमान लगवाना, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस वाली रेसिप्रोकल टीचिंग के मेथड में होती हैं। ये तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपको अलग से टीच करूँगा, डोंट वरी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये हिस्सा है, इसको समझ लीजिए बस, ठीक है। आदि गतिविधियों पर बल देता है। नंबर 3, इस शिक्षण में अध्यापक व छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है, मतलब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। कभी शिक्षण छात्रों से प्रश्न करता है तो कभी छात्र शिक्षक से, ताकि बच्चों का जो भ्रम है, कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो सके, इसलिए इसे पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है। एक सहयोगी अधिगम होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपने समवयस्कों, दोस्तों, अध्यापकों, माता पिता से सहायता लेकर निकट विकास का क्षेत्र यानी ZPD विकसित कर लेता है। जैसे जैसे वह विकसित हो जाता है तो छात्रों की जो अभिप्रेरणा है वो बढ़ती है, मतलब उन्हें मोटिवेशन मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके सामने आए हैं। ये मैंने आपको बताया था कोलैबोरेटिव लर्निंग, उसको हम सहयोगी अधिगम कहते हैं, और ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये सहकारी अधिगम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पेडागोजी क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व होने वाला है आज। चलिएगा, जब शिक्षक के द्वारा बच्चों को किसी प्रोजेक्ट को सामूहिक रूप से करने के लिए दिया जाता है, अर्थात ग्रुप लीडर या बच्चे आपस में ही अपनी भूमिका तय करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से कार्य को पूरा करते हैं, तो इस अधिगम को देखिए, इसमें सभी बच्चों को प्रतिभाग लेने का अवसर नहीं मिलता। इसमें कुछ बच्चे एक्टिव रहते हैं तो कुछ पैसिव रहते हैं। इस प्रक्रिया को सहयोगी अधिगम कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है, ये हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग कहा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि इस वाली स्थिति में बच्चों का कोई क्षेत्र फिक्स नहीं किया गया, और ना ही उनकी कोई भूमिका यहाँ पे फिक्स की गई है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। इसका मतलब यहाँ तो प्रोजेक्ट दे दिया गया कि भाई 6 स्टूडेंट हैं, 6 बच्चे हैं, आपको ये करके लाना है। अब 6 में से पता लगा कि 3 तो एक्टिव हैं और 3 तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं, लीडर जो है कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है उन्हें। क्योंकि सवाल क्या है कि जब आप सारी चीज़ें ग्रुप पे ही छोड़ देंगे तो वो जितना भी उनसे हो पाएगा, ठीक है ना, कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि उनके सबके जो क्षेत्र हैं वो आपने फिक्स नहीं किए हैं। तो कोई किसी फील्ड में बोलेगा नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हर एक इंसान को एक ही क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जबकि जो सहकारी अधिगम होता है, इसमें क्या होता है, जब शिक्षक के द्वारा बच्चों के एक समूह ग्रुप को कोई प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता है, परंतु याद रहे इसमें शिक्षक सभी को जिम्मेदारी या क्षेत्रों को निश्चित कर देता है। यह प्रक्रिया सहकारी अधिगम कहलाती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक टीचर ने बच्चे को कोई भी प्रोजेक्ट दिया, तो उसमें एक निश्चित हो जाए भाई इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो राहुल देगा, ठीक है, ये इस बच्चे की जिम्मेदारी है, तो प्रेजेंटेशन वाले पार्ट को कोई नहीं छेड़ेगा। ये जो पिक्चर बनेगी भाई, इसमें जो कलर भरेगा वो भाई, इसमें नीतू नाम की एक स्टूडेंट है, वो मेरी बेटी है, वो भरेगी भाई, ठीक है। और ये मेरा देखो भाई कितना प्यारा बच्चा है, इसका नाम है भाई सोनू। सोनू बेटे इधर आओ। सोनू, आपको क्या करना है, इसको बेटे डेकोरेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को यहाँ पे अपनी अपनी भूमिका मिल गई, और कोई बच्चा किसी के क्षेत्र में एंट्री भी नहीं करेगा, हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे अधिगम को सहकारी अधिगम कहा जाता है। और संरचनावाद के, वाइगोस्की से रिलेटेड है ये वाला पॉइंट, संरचनावाद के 5E का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, वो ये है कि एंगेज करना। अब जब बच्चे को आप एंगेज करोगे तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, मतलब वो अन्वेषण करेगा, यानी खोज करेगा। खोज करने के बाद में फिर वो उसे एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे जब वो खोज करेगा तो उसे पता होगा उसने कैसे कैसे करके उसकी खोज की है, तो फिर वो एक्सप्लेन करेगा, और फिर वो उससे जो है एलोबरेट कर सकता है, उसको वो विस्तार से बता सकता है आपको, और फिर बाद में वो उसका मूल्यांकन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे संरचनावाद के 5E का जो कंसेप्ट है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और एवेलुएट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, और इसके बाद में नई थ्योरी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट आप हमें YouTube में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।